लेक्चर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कांस्टेंट को हम आरएमएस इक्वेशन के थ्रू कैसे डील करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, कैसे टेम्परेचर घटाने पर घटता है, ये चीजें हमने देखी। राइट, उसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लिया था ताकि जो थ्योरी पे बात कर रहे थे वो उस थ्योरी को सपोर्ट करेगा। क्वेश्चन है कि दो रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन 1 दे रखी है जिसका E 40 है 40 है और रिएक्शन 2 दे रखी है जिसका E 220 है। आपको के 410/400 कंपेयर करना है दो रिएक्शनों के, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट कितना बढ़ता है दोनों के लिए, वो आपको कंपेयर करके दिखना है। उससे उस कांसेप्ट को हमारे जो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था जिसका हायर वैल्यू ऑफ E होगा उस पर टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, वो वाली हमारी बात जो है वो यहाँ पर हमको उस कांसेप्ट की क्लैरिटी है। चलो कैलकुलेट करते हैं कि 410/410/410/400 फॉर दीस टू रिएक्शंस। ठीक है, A gives B, C gives D के। तो मैंने लिखी रिएक्शन पहले A gives B और फिर रिएक्शन लिखी C gives D। कैलकुलेट कर रहा हूं कि 410/400, बताइए फार्मूला हमारे पास क्या था, K2 KT2/KT1 इक्वल टू क्या था बताओ, A अपॉन, बताओ क्या था फार्मूला, KT2/KT1 या इसको लॉग में लिखे पहले तो, लॉग ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको समझ दिक्कत हो जाएगी, लॉग ऑफ K 410 डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू क्या 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 बताओ, A अपॉन 2.303 R डेल्टा T ओवर T1 T, यही था मेरे ख्याल से, आपको समझ में आ रहा है वही T2 - T1 अपॉन T1 T2, दैट्स द सेम थिंग। उसको इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। अब अगर हम इसको निकालें तो log ऑफ K410 ओवर K400 कितना आएगा, दैट्स कम्स आउट टू बी, इसका E है 40 और डेल्टा T तो दोनों का ही 10 है, डेल्टा T तो दोनों का ही 10 है, ये केल्विन में दिया हुआ है, दैट इज इन केल्विन, राइट। डेल्टा T तो दोनों का ही 10 है, तो 4 इनटू डिवाइड बाय 2.303 R इनटू 10 डिवाइड बाय 410 इनटू 400। ठीक है, अब देखो गौर से देखो, ये वाली चीज तो बेसिकली दोनों में ही कॉमन रहने वाली है, डेल्टा T दोनों में कॉमन रहेगा। अगर आप यहां इसके लिए भी लिखोगे, इसके लिए भी लिखोगे log ऑफ K 410 डिवाइड बाय K 400 इज इक्वल्स टू ये इज व्हाट 20 डिवाइड बाय 2.303 R इनटू 10 डिवाइड बाय T1 T2, ये 410 इनटू 400। देखो ये वाला पोर्शन तो सबके लिए सेम है, ये पेन लाइन नीचे आपस में, देखो ये वाली चीज तो सबके लिए सेम है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो तो उसमें भी सेम है और ये वाला पोर्शन है वो इसमें भी सेम है, दोनों में ही सेम है पोर्शन, बस फर्क 40 का है और बेसिकली उस उधर 20 का है। तो बताओ कि 410 किसका ज्यादा होगा, अगर हम 10 टू द पावर 1 लेके जाए तो 100% जिसका E ज्यादा होगा उसका ये रेशियो ज्यादा आएगा, यानी कि उसका टेंपरेचर इंक्रीज करने से रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज होगा। दोनों के लिए इसकी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट करके निकाली, दोनों के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली, दोनों के लिए निकालेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके, दोनों के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे, जहां पर E जो है उसको आप लेंगे कैलोरी में 40 कैलोरी और ये भी आपने कैलोरी में लिया, कैलोरी में लेंगे फटाफट कैलकुलेट करके निकालेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि log K2 K1 ज्यादा किसका। क्लियर है, इसका ज्यादा है, राइट, इसका हाई आएगा, इस वाले के इसका A2B का हाई, मतलब इसकी E ज्यादा है, उस पर टेंपरेचर डिफरेंस सेम रखने पर रेट कांस्टेंट का ज्यादा, रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज होता है, इफेक्ट ज्यादा होता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में देखी, समझ में आया। तो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट वैल्यू, इट्स वेरी सिंपल, इसीलिए हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूजन हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, अगर हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ जाएगा बताओ, log ऑफ K410 अपॉन K400 और A2B जो है आपका दैट विल बी हायर देन log ऑफ K410 डिवाइडेड बाय K400 फॉर द रिएक्शन कौन, C2D। ये कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में जो हमने समझा। अब हम आज का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट पे कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, ये वर्ड बहुत यूज करते होंगे, कैटलाइज कर दो इस प्रोसेस को, कैटलाइज करो, केमिस्ट्री में लाइफ में पढ़ते होंगे यार, कैटलाइज करो, प्रिपरेशन को कैटलाइज करो या किसी को कैटलाइज करो, एक काम करके कैटलाइज करो, मतलब नॉर्मली बेसिकली कुछ फॉरेन एलिमेंट्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो डालेंगे और उनको डालने से, फॉरेन स्पेसिस को डालने से रिएक्शन की रेट्स बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इस तरह की जो स्पेसिस होती है उनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। हालांकि कैटलिस्ट समटाइम्स आगे पढ़ो कैटलिस्ट के अंदर और डिटेल में, तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, आपके कैटलिस्ट पॉइजन भी होते हैं, बट वो रेयर बात है। नॉर्मली कैटलिस्ट का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे होता है, किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, दरअसल वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने का मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट है उस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को घटा देते हैं। जब ट्रांजिशन स्टेट पहले यहां पर रही थी विदाउट कैटलिस्ट अनकैटलाइज्ड में, अब कैटलिस्ट के साथ यहां पर रही है, तो होगा क्या, जैसे ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट लोअर होगी या जैसे आपकी ट्रांजिशन स्टेट नीचे आएगी उस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स एक्टिवेशन एनर्जी करेगी, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट के बीच की ये एनर्जी गैप है। तो ऑब्वियसली जब आप कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे थे तो ये ज्यादा रही होगी, ये रही होगी कब, जब विदाउट कैटलिस्ट होगा, जब कैटलिस्ट की एब्सेंस में विदाउट कैटलिस्ट अपन WOC रही होगी, वो यहां पर क्या बन जाएगी, ये यहां देता हूं मैं WOC विदाउट कैटलिस्ट जो थी, ये जो है वो विदाउट कैटलिस्ट WOC जो थी वो अब नई जो ये है डेफिनेटली वो उससे कम हो जाएगी, यानी कि विद कैटलिस्ट जब आप निकालोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट घट जाएगी। और ये केवल फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को नहीं घटाता है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को भी घटाता है। बैकवर्ड हमें तो अभी फॉरवर्ड से ही लेना देना है, बैकवर्ड के बिकॉज़ जब ये वाला टावर जो है वो नीचे आएगा, ये वाला बैरियर यहां जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी नीचे आएगी, तो ना केवल ये घटेगा बल्कि ये भी घटेगा, बैकवर्ड का भी घटेगा। हां, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करते, जो कैटलिस्ट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी की बैक वही बना करता है, वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। प्रोडक्ट्स की एनर्जी उनके साथ कोई छेड़खानी करते हैं, केवल ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को चेंज करके एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, इसी वजह से कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की बजाय लोअर होती है और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी। आपने देखा वहां पे E के बराबर E टू द पावर माइनस E बाय RT, अगर उसमें A घट जाएगा, अगर उसमें A घट जाएगा, K बराबर A E टू द पावर माइनस E बाय RT में, अगर K बराबर A E टू द पावर माइनस E बाय RT के अंदर अगर E घट जाएगा, एक आंसर E, अगर इसके अंदर E घट जाएगा, ये वाली चीज डिक्रीज हो जाएगी अगर अपॉन RT है। ऐसे लिखता हूं उसको, जगह नहीं होती है। अगर मैं इसको फिर से लिखूं K इज इक्वल टू A सॉरी E टू द पावर माइनस E बाय RT, अगर E घट जाएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगी तो 100% A की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो कि साफ यहां से पता लग रही है। और
हम इसको इसके लिए डिराइव भी कर सकते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास आरएनएस की इक्वेशन है। तो आइए अब हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और डिटेल में आप कैटलिस्ट में पढ़ोगे इसको, कैटलिस्ट चैप्टर का डिस्कशन लोगे, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट कांस्टेंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा कैटलिस्ट का। आइए जरा इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फटाक से निकल जाएगा। हम आरएनएस लेते हैं, मैंने लिख दिया पहले आरएनएस log ऑफ या ln लिख लो, कुछ भी लिख लो, ln log लिख लेते हैं बेटर है। log ऑफ मान लीजिए रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट हमने डब्ल्यू से ले लिया, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ, log a एक पर तो कोई चेंज आएगा नहीं, माइनस ea विद कैटलिस्ट डिवाइड बाय 2.303 RT। वैसे अगर हम इस विदाउट कैटलिस्ट आप कैलकुलेशन क्या आरएनएस, तो k ऑफ विदाउट कैटलिस्ट बराबर log ऑफ a, एक तो वही रहने वाला है, ea चेंज होगा तो ea ऑफ विदाउट कैटलिस्ट डिवाइड बाय 2.303 RT। एक एट टेंपरेचर पर एट अ टेंपरेचर, किसी टेंपरेचर पर अगर हम देखें कि कितना इफेक्ट पड़ता है कैटलिस्ट का, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2, एक में से दो को घटा देंगे, अगर एक में से दो को घटाएंगे 1 2 करेंगे प्लस करके, तो आपका यहां log ऑफ k, log ऑफ बताओ क्या आ जाएगा, k विद कैटलिस्ट माइनस log ऑफ k विदाउट कैटलिस्ट, log a माइनस log b log a by b हो जाएगा, तो दैट इज k विद कैटलिस्ट अपॉन k विदाउट कैटलिस्ट विल बिकम व्हाट, क्या बन जाएगा बताओ, ये वाली चीज से घटाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी 1/2.303 RT ये मैं इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा यानी कि ea विदाउट कैटलिस्ट माइनस ea विद कैटलिस्ट। और इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि दैट इज चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर इन एक्टिवेशन एनर्जी होगा, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी 1/2.303 RT, दैट इज डेल्टा ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की वजह से चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा ऑफ ये ड्यू टू कैटलिस्ट की वजह से जो चेंज हुआ एक्टिवेशन एनर्जी में, दैट आ गया यहां से। और इस इक्वेशन को यूज करके आप विद कैटलिस्ट की रेट निकाल सकते हो, विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट रेट साफ पता है आपको, विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगी, अगर ये वाली चीज घटेगी तो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी डेफिनेटली 100% बताओ, ये वाली चीज विद कैटलिस्ट होगा वो घट जाएगा, ये वाली चीज पॉजिटिव होगी तो KWC ग्रेटर देन KWOC होगा, विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट से बड़ा होगा, ये होल वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब यहां से कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं, और कंक्लूजन ये होगा कि बेसिकली K ऑफ WC डिवाइड बाय K ऑफ WOC विदाउट कैटलिस्ट, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव होगी, 10 टू द पावर पॉजिटिव, समझ आ गया, दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा, और दैट मींस हम कह सकते हैं K ऑफ विद कैटलिस्ट ग्रेटर देन K ऑफ विदाउट कैटलिस्ट से विद कैटलिस्ट की वैल्यू हाई। सो दिस इज यू कैन से ये बहुत सिंपल सा फिनोमेनन है जिसको आप समझ सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। और एवरीवन समझ में आ गया, ठीक है, तो साफ लिख सकते हैं यहाँ पे ए ऑफ विद कैटलिस्ट कम होगी ए ऑफ विदाउट कैटलिस्ट। अरे बोलो तो सही, हाँ ना कुछ तो हो, कुछ तो बोलो, ठीक है। चलिए पहला सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 चालू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, a catalyst lowered the activation energy by 6 calorie in a reaction at 300 Kelvin. What will be the new rate constant if the rate constant without catalyst was 10 upon e to the power 4 second inverse? शुरू हो जाइए, स्टार्ट हो जाइए। बोलिए, कर रहे हैं, आगे बढ़ूं, अरे भाई कर रहे हो, आगे बढ़ो, सॉल्व कर रहे हो, आगे बढ़े। समझ आ गया, सवाल कर रहे हो, आगे बढ़े, ये पूछा, क्वेश्चन कर रहे हो, आगे बढ़े। हाँ मजदूर श्याम सिंगल, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर। चलिए सेकंड नंबर सही है, लॉग
ln of k with catalyst upon k without catalyst is equals to कितना आ जाएगा बताओ? is equals to कितना आ जाएगा? 1 upon RT, यहाँ पे 2.303 लिया था अपन ने, राइट? क्योंकि वहाँ log था, यहाँ ln है तो 1 upon ले लिया सीधा सीधा. EA without catalyst minus EA with catalyst. वेरी गुड, सॉल्व कर लेते हैं इसको. ये निकालना है अपन को कितना? आप सॉल्व करें तो 1 upon RT, T is 300 केल्विन और R की वैल्यू क्योंकि कैलोरी में कैलोरी 2 कैलोरी पर मोल होती है, आपको पता है कैलोरी में. और दिस इज द चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, और वो देखा लोग कितनी है 6 किलो कैलोरी. किलो कैलोरी को लिखने के लिए आपको 10 टू द पावर 3 कैलोरी लिखना पड़ेगा. पर मोल लिखना चाहिए, पर मोल को छोटी सी कोई बात नहीं, ठीक है, पर मोल ही होगा उसका जब भी लिखी होगी. तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सॉल्व करके कट गया, 3 दूनी 6 से 6 कट गया, 2 से 2 जीरो कट गए तो 1 बच गया, 10 बच गया. यहाँ पे ले लेके 10 बच गया है तो k विद कैटलिस्ट अपॉन k विदाउट कैटलिस्ट बराबर e टू द पावर 10 हो गया है. हमने इसको उधर लेके तो e टू द पावर 10 हो जाएगा. ये ln था तो e टू द पावर 10 हो जाएगा. k विद कैटलिस्ट अपॉन k विदाउट कैटलिस्ट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू e टू द पावर 10 हो जाएगा. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे k विद कैटलिस्ट कितना होगा? दैट इज e टू द पावर 10 इनटू k विदाउट कैटलिस्ट होगा. रख देंगे अगर हम इसको तो कितना आ जाएगा बताओ? e टू द पावर 10 इनटू 10 अपॉन e टू द पावर 4 सेकंड इनवर्स. यही रखा है अपन को, विदाउट इतना था. सॉल्व कर लेंगे 10 इनटू e टू द पावर 6, 10 इनटू e टू द पावर 6 सेकंड इनवर्स. किसको कितने लोगों को क्या आ गया? 10 इनटू e टू द पावर 6, 10 into e to the power 6, 10 into e to the power 6 second inverse, 10 into e to the power 6. ठीक है, इट इज अ गुड क्वेश्चन. तो ये हमने एक सवाल कर लिया. आगे इस पे एक दो सवाल और कर लेते हैं. ये अच्छा सवाल है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ये तो होमवर्क है, ये तो आप कर लेना, बिकॉज़ इसी तरह का सवाल तो मैंने जस्ट कराया है. ये तो आप कर लेना, ये तो होमवर्क है. तो अभी वाला क्वेश्चन है तो आप कर लेना, ठीक है. यू कैन डू इट एट होम, आप कर सकते हो इसको. तो ये इसको तो मैं हटा देता हूं, बेसिक सॉल्यूशन को तो डिलीट कर देता हूं. कर लेते हैं वापस ले, वापस ले, कर करोगे तो सॉल्यूशन चाहिए होगा. तो ये सवाल कर लीजिए. एक और सवाल है आरएनएस का, ये कर लीजिए. अच्छा सवाल है. 407 केल्विन है, रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इतना एंड 420 केल्विन पर रेट कांस्टेंट इतना है. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन का फ्रीक्वेंसी फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि रिएक्शन का ए निकालना है. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए का निकालिए. निकालिए रिएक्शन का. दो टेंपरेचर पर दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं आपको. दो टेंपरेचर पर दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं. दो टेंपरेचर पर दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं. ए निकालना है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ठीक है. और करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे बात? बिना क्वेश्चन सॉल्व किए कुछ है ही नहीं. जब तक सवाल सॉल्व नहीं करोगे कोई मतलब नहीं. क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है. आया देखता हूँ. 54 पॉइंट 5 पॉइंट नहीं, 54 पॉइंट नहीं 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 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा अप्रोक्सीमेटली. 5 इंटू 10 टू द पावर 5 आएगा. नहीं प्राची नहीं. ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? दो रेट कांस्टेंट दे रखे हैं ना. T1 पर दे रखा है K1 और यही देते हैं सॉल्यूशन की कहानी. अपन को T1 पर कोई K1 दिया है और T2 पर K2 दिया है और पूछा है अपन से A कितना होगा. ये क्वेश्चन. तो पहले तो आपको आरडीएस इक्वेशन को समझना होगा. K is equal to A e to the power minus A by RT. ऑफ कोर्स इसमें आपको अगर A चाहिए तो K चाहिए होगा. K चलो दिया है, किसी टेम्परेचर ले लेंगे, टेम्परेचर चाहिए, लेकिन E नहीं है तो पहले तो आपको E निकालना पड़ेगा अगर आपको इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट E, और E निकालने के लिए आप जानते हैं, अभी आपको पता ही है. दो इक्वेशन यूज कर लेंगे. log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R delta T upon T1 T2. ये वाला चीज आपको पता है ना. 1 upon T1 minus, अच्छा मैं इसको ऐसे लेता हूं, वो याद रहता है. 1 upon T1 minus 1 upon T2 that's equal to T2 minus T1 upon T1 that is delta T. ठीक है, T2 minus T1 is 420. ये आपको निकालनी है. दैट इज log of K2. K2 मतलब 2 टेंपरेचर पर. बताओ K2 कितना है? 420 पे 1.9 into 10 to the power minus 4 divided by K1 is 9.5 into 10 to the power minus 5 दिया हुआ है. That's equal to E upon 2.303 R. T2 minus T1 that is delta T. That is मैं लिख देता हूँ E by 2.303 R delta T upon T1 T2 स्क्वायर से लिख सकते हैं. Delta T is how much? 420 minus how much? It's basically 407. ये आपका आ गया डिवाइड बाय क्या है आपका? T1 T2. T1 T2 is 420 into 407. इसको सॉल्व करोगे आप जैसे भी तो आपको यहाँ से आ जाएगा EA एंड दैट इज हाउ मच. ये कितना आएगा आगे मैं लिख देता हूँ. सॉल्व करने पर EA कितना आया? ये आ जाएगा EA 75782 जूल पर मोल आ गया. 75782.3 तो ये आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 75782.3 जूल पर मोल में. आर को अगर जूल में रखोगे तो ये आ जाएगा और फिर उसको आप यहाँ रख दो. ए आ जाएगा आपका के बराबर. ए में किसी में भी के रख दो, किसी का भी के रख दो, किसी इसका T1 वाले में रख दो, T2 वाले में 420 बैक लगा T2 वाले में रख दो, तो T2 वाले इक्वेशन में रख दो. तो K is how much? K is T2 पर K कितना? ये रहा K2 ना.
ये आपके T2 पर K2 रहा, ये आपके T1 पर K1 रहा, राइट? तो उसमें रख दीजिए सेकंड पुटिंग इन द सेकंड इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो K2 बराबर या T2 कर दीजिए, तो K2 इज हाउ मच 1.9 into 10 to the power minus 4 सेकंड इनवर्स बराबर A into e to the power माइनस ये वाला आ गया ना, कितना आ गया? 75782, 75782 चाहो तो उसको सीधा E by R वहीं से ले आते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। 75782 782.3 जूल पर मोल आ गया, डिवाइड बाय R का R को रख देंगे इनटू T2 इज हाउ मच 420 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा A इक्वल टू, जो कि सॉल्व होके आ रहा है, कितना आ जाएगा? दैट इज 5 into 10 to the power 5, अप्रोक्सीमेटली 5 into 10 to the power 5 सॉल्व होके आ जाएगा 5 into 10 to the power 5। The answer is 5 into 10 to the power 5. A बराबर approximately second है। This is the answer. E की पावर 10 कैसे आया? कहाँ E की पावर 10 लिखा है? कहाँ लिखा E की पावर 10? I'm not getting. कहाँ लिखा E की पावर 10? मुझे नहीं समझ में आया। E की पावर 10 कहाँ लिखा है? -4 नहीं आएगा, उधर जाके 4 हो जाएगा भाई, वो उधर जाके 4 हो जाएगा ब्रो। E की पावर 10 कहाँ लिखा? सुजीत पता नहीं तुम क्या बोलते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ln को उधर ले जाते तो E की पावर आ जाता है, ठीक है? I don't know. ये होमवर्क कर लेना। अच्छा, अब एक सवाल है ना, इस सवाल का आंसर जानने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। बेसिकली अभी तक हमने जो आरएनए इक्वेशन से क्वेश्चन आया, जो कल देखेगा, भाई इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी निकालो, ये सवाल है भाई, इसका एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। एक्चुअली यही अपना अगला टॉपिक है आज का, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालो। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस, है ना? कैसे निकालें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी? बिकॉज़ ये वाला फॉर्मेट में तो हमारी आरएनए इक्वेशन होती है। आरएनए इक्वेशन हमारी थी के बराबर, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे a e टू द पावर माइनस e by rt, तो इस कंपैरिजन को हम ऐसे लिख सकते हैं ln के बराबर ln a माइनस e by rt। ये तो ठीक है, बट ये तो ठीक है, ये इसको कंपेयर करके ln a लिख सकते हैं, ये e by r की वजह से ये क्या बना है? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यहां पर a जो है वो टेंपरेचर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको आप डायरेक्टली आरएनए से इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज़ आरएनए में कोई टेंपरेचर का फंक्शन है ही नहीं, जबकि यहां टेंपरेचर का फंक्शन आ गया है। दैट मींस ये आरएनए इक्वेशन तो नहीं है। तो फिर ये इक्वेशन कौन सी है? ये आरएनए तो नहीं है, ये इक्वेशन कौन सी है? यहां एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, दैट इज फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। इस इक्वेशन में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, दैट इज फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। इसका मतलब यहां पर जो a है वो टेंपरेचर का फंक्शन होगा, गारंटी से 100% टेंपरेचर का फंक्शन होगा। तो अब आपको पढ़ना होगा टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेंपरेचर का डिपेंडेंट हो तब एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं, या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए जिस बाबा ने इस कहानी को गाया था, उस बाबा को याद करना पड़ेगा। पहले समझते हैं ये टॉपिक का नाम है टेंपरेचर। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि आरएनए के अंदर टेंपरेचर, सॉरी, a इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। a टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता, बट ऐसा नहीं है। जब आप और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, a भी समटाइम्स टेंपरेचर का फंक्शन होता है। तो हम वही पढ़ रहे हैं, टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और जब आप टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर पढ़ेंगे तो इसके लिए आपको एक बाबा का नाम पढ़ना पड़ेगा, गार्डिनर बाबा। गार्डिनर इक्वेशन, एक्चुअली इस तरह की इक्वेशंस को कहते हैं गार्डिनर इक्वेशन। जब टेंपरेचर डिपेंडेंस हो तो उसको एक्सप्लेन करते हैं हम गार्डिनर। आरएनए इक्वेशन से नहीं, गार्डिनर बाबा थे, उन्होंने समझाया था टेंपरेचर। वैसे तो वन में समझाया था, गार्डिनर ने उसको एक्सप्लेन किया था। तो गार्डिनर इक्वेशन के थ्रू हम बेसिकली समझते हैं टेंपरेचर डिपेंडेंस। और गार्डिनर इक्वेशन कहती है कि जब a टेंपरेचर पे डिपेंड करता है तो रेट कांस्टेंट है, उसका एक्सप्रेशन बन जाता है k = a0 t to the power m e to the power minus e0 by rt। दिस इज कॉल्ड गार्डिनर इक्वेशन when a is the function of temperature। साफ समझ आ रहा है बेसिकली, जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट टेंपरेचर उसमें टेंपरेचर आ रहा है 100%। बोलो, अगर इस इक्वेशन को हम लॉग की टर्म में लिखें, ln के टर्म में, तो हमारी वो इक्वेशन से रिजेंबल करेगी जिस इक्वेशन को हम लोगों ने निकाला था। अगर इसको लॉग की टर्म में लिखें तो अब ये गार्डिनर इक्वेशन बन जाएगी ln के बराबर ln a0 प्लस m ln t माइनस e0 by rt। गौर से देखेंगे तो दरअसल ये इसी की फॉर्म में थी। इसका मतलब इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन के थ्रू। और इस तरह की इक्वेशंस को क्या कहते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं उनको? गार्डिनर इक्वेशन। और गार्डिनर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, आरएनए से कंपैरिजन करेंगे और फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। 100% एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? अगर हम देखें आरएनए इक्वेशन के लिए, अगर हम देखें RANIUS आरएनए इक्वेशन की बात करें और वहां से एक्टिवेशन एनर्जी को समझने की कोशिश करें, तो ln के बराबर क्या था दरअसल? ln a minus ea by rt ये था। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो d ln k by dt क्या बन जाएगा दरअसल? ये बन जाएगा, ln तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, दैट इज e by r minus 1/t का 1/t स्क्वायर जाएगा, 1/t का minus 1/t स्क्वायर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा e/rt। इसका मतलब जब भी आप ln k के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद 1/rt स्क्वायर के ऊपर जो आएगा टर्म, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वाली हमारी स्टैंडर्ड आरएनए इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे इसकी टर्म में, और वहां से फिर एक्टिवेशन एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड आरएनए इक्वेशन है, स्टैंडर्ड, जिसमें ln के विद रिस्पेक्ट टू t को डिफरेंशिएट करो। ये है क्या दरअसल? अगर मैं इसको लिखूं तो क्लास में हुआ था, दिस इज d ln k d of 1/t, यानी कि 1/t को एक्सेस में ले लूं तो दरअसल उसकी स्लोप है e/r, उसकी स्लोप है दरअसल e/r। ln k वर्सेस 1/t, या तो ln k वर्सेस 1/t की तरह है, उसकी स्लोप है दरअसल e/r। तो e/r उसकी स्लोप है। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आरएनए का ही फॉर्म है, आरएनए की इक्वेशन है, इसकी जैसे इसको बनाने की कोशिश करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर करके एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको कर लेता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, अगर मैं इसको टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या बन जाएगा बताओ? d of ln k upon dt दैट्स इक्वल टू, इसका ये तो निपट गई कहानी, इसका तो हो जाएगा 0, इसका तो हो जाएगा 0 प्लस m ln t का 1/t हो जाएगा, तो m into 1/t e0 by r, 1/t का minus 1/t स्क्वायर तो प्लस बन जाएगा प्लस e0 by rt स्क्वायर। अगर मैं इसको फिर से सिंपलीफाइड करने की कोशिश करूं तो दिस बिकम्स d ln k डिवाइड बाय dt। अगर मैं इसको रखूं दैट कम्स आउट टू बी, अगर मैं rt स्क्वायर यहां से कॉमन ले लूं क्योंकि मुझे उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है, तो इट विल बिकम, अगर rt स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वहां से आ जाएगा e0 प्लस यहां से क्या आ जाएगा, rt ऊपर चला जाएगा, तो mrt डिवाइड बाय rt स्क्वायर। अब अगर आप गार्डिनर इक्वेशन को आरएनए इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिल जाएगी, जो अपने आप में वो भी टेंपरेचर डिपेंडेंस होगी, टेंपरेचर डिपेंडेंट होगी। मतलब कंपेयरिंग दिस, अगर मैं उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करूं, यही लिख रहा हूं मैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1 एंड 2 को कंपेयर करूं, इधर देखिए, कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर मैं 1
कंपेयरिंग 1 and 2, अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं तो बताओ क्या मिलेगा मेरे को 1 और 2 को कंपेयर करने, बताओ डी ln के बाई dt आरटी स्क्वायर कॉमन है तो ये बराबर क्या बन गया, ये वाली चीज। तो यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी एंड दैट्स इक्वल्स टू, अगर गार्डनर इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई हो तो एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी E0 जो एक्सप्रेशन में यहां होता है ऊपर दिया होता है प्लस mRT, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी विल बी अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर mRT। तो ये तो हो गई एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। कितने लोगों को समझ में आ गया कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाली। और अब एक काम करेंगे, यहाँ ई नॉट को ई की टर्म में पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ई नॉट को ई की टर्म में पुट कर देंगे और वो उसको अपन मेन आरएनएस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस a बाय r। ये मेन आरएनएस इक्वेशन हो गई, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो काम करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई नॉट, तो यहाँ से ई नॉट कितना आ गया, ई नॉट ये तो निकल गया मेरे पास, ई नॉट आ गया e माइनस mrt, ये वाली चीज आ गई, ये पुट कर देंगे हमारी मेन इक्वेशन के अंदर, है ना। ये पुट कर देंगे मेन इक्वेशन, इस गार्डनर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ e है ना, e की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ e की वैल्यू पुट कर दी, ई नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे उसमें इन मेन इक्वेशन, इन मेन इक्वेशन जो आपकी मेन इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। अगर आप इसको मेन इक्वेशन पुट करेंगे तो k बराबर a नॉट t टू द पावर m e टू द पावर e नॉट की जगह आ जाएगा e माइनस mrt, तो माइनस ऑफ e माइनस mrt डिवाइड बाय rt। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर माइनस a बाय rt माइनस में प्लस e टू द पावर mrt बाय rt, और जब भी पॉजिटिव में दो चीजें जुड़ती है तो पावर में उनको वो अलग कर सकते हैं आसानी से। तो ये बराबर हो जाएगा a नॉट t टू द पावर m e टू द पावर माइनस a बाय rt, है ना, और उधर हो जाएगा e टू द पावर प्लस mrt बाय rt, कट जाएगा rt से rt, यहाँ पे rt से rt कट जाएगा, ये सब पावर में आएगी में, है ना, और उसको बाहर निकाल देंगे तो e टू द पावर m बाहर आ जाएगी। अगर इसको ढंग से देखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा k बराबर a नॉट t टू द पावर m, और हाँ k बराबर a नॉट t टू द पावर है a नॉट t टू द पावर m e टू द पावर, ये प्लस कर दिया, ये हो गया पावर में, तो e टू द पावर m e टू द पावर माइनस a बाय rt। अब जरा इसको कंपेयर कर लीजिए मेन किस इक्वेशन से, इसको कंपेयर कर लो मेन इस इक्वेशन से, ये आरएनएस की इक्वेशन से। तो बताओ k बराबर e टू द पावर माइनस a बाय rt आपको दिखाई दे रहा है, e टू द पावर माइनस a बाय rt आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये वाली जो चीज बनी दैट इज a बन जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इट मींस अगर कंपेयर करें तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a क्या आ जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a हमारे पास पहुंच गया है, हम एक्सप्रेशन में पहुंच गए हैं कि k इज इक्वल टू a नॉट t टू द पावर m e टू द पावर m और e टू द पावर माइनस a बाय rt, ये आ गया है। अगर हम इसको कंपेयरिंग दिस ये जो है कंपेयरिंग दिस विद हमारा मेन जो क्या बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन है, उससे अगर हम इसको कंपेयर करें k बराबर कंपेयरिंग बराबर a e टू द पावर माइनस a बाय rt, अगर इससे कंपेयर करोगे तो यू विल गेट व्हाट, a बराबर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है आपका, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a बराबर आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज हाउ मच, क्या निकलेगा बताओ, a बराबर ये पूरी पूरी चीज दैट इज a नॉट इनटू t की पावर m, दिस इज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो गार्डिनर इक्वेशन जब भी आपको परीक्षा में दी हुई हो, गार्डिनर इक्वेशन जब भी आपको परीक्षा में दी हुई हो तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों निकाल सकते हैं। गार्डिनर इक्वेशन किस फॉर्म होगी, k बराबर a नॉट e टू द पावर माइनस e नॉट बाय rt इस फॉर्म में होगी। अब आप इससे सीधा सीधा एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू e नॉट दी हुई है, e नॉट दिया हुआ है जो भी बराबर प्लस mrt कर लेंगे यहां से, दैट इज प्लस mrt आ जाएगा पक्का 100%, राइट। और a यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज इक्वल टू a नॉट इनटू t e की पावर m, ये दो इक्वेशंस को यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दोनों निकाल सकते हैं। याद रहे ये गार्डनर इक्वेशन दोनों तरह से दी जा सकती है, इस फॉर्म में भी हो सकती है या इस फॉर्म में भी हो सकती है, और या इस फॉर्म में भी हो सकती है ln के बराबर ln a नॉट माइनस e नॉट बाई rt प्लस m ln t, इस फॉर्म में भी हो सकती है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में आपको दोनों इक्वेशंस को जज करके a नॉट निकालना, आपको जरूरत पड़ेगी a नॉट की, टेंपरेचर तो दिया ही होगा, आपको a नॉट चाहिए होगा तो अगर यहां दिया हो तो सीधा सीधा a नॉट t टू द पावर n से पहले तो लिखा होगा a नॉट ही होगा, तो उसको वहां से उठा लीजिए, टेंपरेचर दिया होगा, ये पता ही होगा, m t की जो पावर होगी दैट इज m, और t की पावर की, और यहां इस फॉर्म में ln से पहले जो फैक्टर होगा दैट इज m, ln से पहले जो फैक्टर होगा दैट इज m होगा, दैट इज m। अगर ऐसा है तो गार्डिनर इक्वेशन यूज करके आप टेंपरेचर डिपेंडेंस इस इक्वेशन का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, निकालिए, शुरू हो जाइए। एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 300 केल्विन पर निकाल के बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो इससे पहले अपने काम करते हैं, नेट वाला सवाल ले लेते हैं जो कि बहुत ही आसान है, तो ये ले लेते हैं नेट का प्रतिशत टुच्चा सवाल, एकदम बेहद टुच्चा सवाल। तो ये दे रखा है आपको k बराबर a t स्क्वायर एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है, तो बताओ k बराबर a t स्क्वायर दे रखा है, अपन को सॉल्यूशन कर दोगे आप खुद, k बराबर a t स्क्वायर e टू द पावर माइनस e नॉट बाय rt। अब बोल रहा है बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी इस रिएक्शन के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी। एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, e बराबर e नॉट प्लस mrt, सिर्फ तो फॉर्मूला कुछ निकलवाई भी नहीं, आपको सिर्फ m पता करना है, rt की फॉर्म में दी हुई है, e नॉट तो होगी ही नहीं, m पता करना है, m होता है, इसको कंपेयर करो, कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड इक्वेशन k इज इक्वल टू a नॉट व्हाटएवर जो भी है a नॉट t स्क्वायर सॉरी t टू द पावर m e टू द पावर माइनस e नॉट बाय rt, बस आपको m पता करना है। गधा भी जानता है m कितना हो, गधा भी जानता है m कितना हो, कर लो इसको कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड गार्डनर इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड गार्डनर इक्वेशन के साथ कंपेयर। क्या होगा वैल्यू तो बता दो, m आ गया 2, m आ गया फिर 2, तो इज इक्वल टू e नॉट प्लस 2, खत्म खेल, m 2 आ गया, उड़ा दिया, उड़ा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए गार्डनर का। कल मैं सवाल देके गया था, इसी चक्कर में आप उसको सोच सकते हो क्या, पर हो नहीं सकता था आपसे, बिकॉज़ उसको रीअरेंज करना था, वो आपसे होगा नहीं मैथमेटिक्स, ये गार्डनर पढ़ने के बाद ही होगा। जल्दी करिए, आपका फिक्र करनी है।
तो यार बताओ भाई, फिर मुझे मैकेनिज्म भी पढ़ानी आ गया, सारा ही माथा खा जाते हो, बताओ तो सही भाई, फिर मुझे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सिमेशंस पढ़ाने भाई। अरे कंपेयर करो भाई, गार्डनर से कंपेयर करो। क्या सी सर, अभी ये तो सब्जेक्टिव सवाल है, सी क्या? वीएलसी में ही चल रहा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होता है? वीएलसी में ही चल रहा है कोऑर्डिनेशन, वीएलसी में ही चल रहा है कोऑर्डिनेशन, किससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है? नॉनसेंस फालतू की बात करते रहते, पढ़ते लिखते हैं नहीं, एक भी सॉल्व तो करते नहीं है। क्या पढ़ा है तुमको? एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, आदत है, कहा तो खेला बंद करो क्लास में, नॉनसेंस। कोर्स चल रहा है, क्लास चल रहा है, दिखा चल रहा है, ये क्या बातें, ये चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना चल रहा है, दिखा चल रहा है, वीएलसी में चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? चल रहा है, वो चल रहा है, फलाना चल रहा है, दिखाना चल रहा है, सेंस देखेंगे। इसको गार्डनर से कंपेयर करो, पहला सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहा हूं, कंपेयर विद गार्डनर है, गार्डनर से कंपेयर करेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln a नॉट माइनस e नॉट बाई rt इनटू 1 अपॉन t, ठीक है, प्लस m ln t, ये थी आपकी गार्डनर। चलिए अपन को चाहिए क्या होता है, एक तो e नॉट चाहिए होता है, एक m चाहिए होता है, a नॉट चाहिए होता है निकालने के लिए। चलिए ln a नॉट बराबर कंपेयर कर ले इसको, अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर ले तो ln a नॉट बराबर आ गया क्या, सीधा सीधा 6 आ गया, ln a नॉट बराबर 6 आ गया, 200 आ गया e नॉट बाई r की वैल्यू, दैट सीधी सीधी 200 आ गया कंपेयर करने का, और कंपैरिजन में क्या है आपका m बराबर 2 आ गया, m की वैल्यू 2 आ गया, खत्म खेल, हो जाएगा सॉल्यूशन फटाफट। a नॉट निकालो यहां से, हां m की वैल्यू 2 दी तो ना, m की वैल्यू 2 आ गई, a नॉट निकालो यहां से, दैट इज a नॉट इक्वल टू हाउ मच, इसको तो ले जाएंगे तो e की पावर बन जाएगा, e टू द पावर 6, एंटी लोगे ना तो दैट इज e टू द पावर 6 हो जाएगा, e नॉट बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 200 into r हो जाएगा, 200 into r हो जाएगा, और m तो 2 है सीधा सीधा। अब आपको जो निकालना है निकाल दीजिए, बताइए क्या निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर e नॉट पहला सॉल्व कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, e नॉट प्लस m into rt सीधा सीधा, e नॉट इज 200 r प्लस m इज 2 into r into t 300 केल्विन, 300 केल्विन, तो सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 800 r आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 800 r की वैल्यू रख देंगे, जूल में बढ़ा जो भी आंसर 800 r आ जाएगा, ये 800 r आ गया, 3 दूनी 6 और 200 r पे ये था e नॉट वैल्यू, तो ये वाली e आ गया, एंड व्हाट इज a इज a नॉट into t e की पावर m आ जाएगा, a नॉट इज हाउ मच, e टू द पावर 6 into t, t मतलब 300 की पावर m, m बोले तो 2 into e की पावर m, m बोले तो 2, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 9 into 10 to the power 4 into e to the power 8, 9 into 10 to the power 4 into e to the power 8, 9 into 9 नहीं 1600 जूल नहीं रहेगी भाई, r को अगर रखोगे आप तो 1600 नहीं रहेगी, 1600 नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा है, 8.314 को मल्टीप्लाई करो इससे, 8.314 into 800, 6651 जूल, 6.6 किलो जूल, 6.65 किलो जूल, 6.65 किलो जूल, रखेंगे आर की वैल्यू 800, 800 into 8.6.65 किलो, सॉल्व करेंगे इसको, दैट्स इक्वल्स टू, इसको रख लो 800 into 8.314 जूल में ना, जूल पर केल्विन पर मोल की बात कर लेंगे इसको, ये केल्विन है 800, ये 800 केल्विन है, तो सॉल्व होके आ जाएगा 8 पॉइंट कितना, 8 पॉइंट बराबर 6.6 6.65 पर 6.65 किलो जूल पर मोल, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, और ये तो बहुत इंस्टेंट आई है, ये तो 9 into 10 पावर बहुत ही तगड़ा आ गया, बहुत ही तगड़ा, 9 into 10 to the power 4 into 6 और 2 8 हो जाएगा e to the power, बाप रे बाप, ज्यादा ही तगड़ा, नहीं मतलब सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला गलत, 6651 किलो जूल इज करेक्ट, सॉरी जूल इज करेक्ट, जूल पर मोल इज करेक्ट, इज करेक्ट, 200 आर में निकलता, 800 आर आएगा, ई नॉट 200 आर है ना निकलता, ये थोड़ी 200 आर है, ये तो ई नॉट प्लस एमआरटी होगा ना भाई, ना ना किसी का सही नहीं है, किसी का पूरा तो किसी का सही नहीं है, क्लास कहां चल रही है, क्या होएगी, मतलब बस यही बात करवा लो, क्लास कहां है, क्लास क्या होएगी, अरे तू पहले पढ़ तो ले भाई, जो चल रही है उसको तो ले, कहां चल रही है, क्या होएगी, जाते हैं उठ के जाने कहां से, मन तो करता है ना कहां से उठ के आ जाते हैं कहीं कहीं, क्लास ये होएगी, बेशर्म, शर्म ही नहीं है, एक सवाल सॉल्व करते, एक क्वेश्चन सॉल्व करते, एक क्या बढ़ा रहे क्या हो जाएगा मेरे पढ़ाने से, सेकंड का सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं, ये सिंपल इसकी फॉर्म में अपन लिखते हैं a नॉट t टू द पावर m e टू द पावर माइनस e नॉट बाई rt, ऐसा लिखते हैं राइट, या फिर कंपेयर करें t टू द पावर कितना है, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 t टू द पावर 3 e टू द पावर माइनस 100 बाई t, ऐसा लिख सकते हैं, तो कंपेयर कर लो दोनों को, व्हेन कंपेयरिंग दीस टू, तो कंपेयरिंग दीस टू क्या आ जाएगा बताओ, कंपेयरिंग
कंपैरिजन ऑन कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे तो बताओ कंक्लूजन क्या आ जाएगा ऑन कंपैरिजन? m बराबर आ जाएगा 3, a नॉट बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर 3 और e नॉट बाई r बराबर आ जाएगा 100। बस फॉर्मूले तो अपन जानते ही हैं, इसके बाद लगाना, इसके बाद तो अपन को पता ही है। e बराबर e नॉट प्लस mrt, mrt बताओ e नॉट कितना आया? e नॉट इज 100 आ, यहां सॉल्व करो इसको, e नॉट इज 100 आ, 100 into r प्लस m की वैल्यू इज 3 into r into टेंपरेचर इज 300, 300 यानी 3 3 9 10, ये आ जाएगा 1000 r, 1000 आ जाएगा। r की जगह 8.314 लिख देंगे तो 8314 जूल आ जाएगा, 8314 जूल पर मोल, 8314 जूल पर मोल आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 8.31 किलो जूल पर। दैट्स इट, ये तो हो जाएगा आपका ए। और ए क्या आ जाएगा बताओ? ए इज वेरी सिंपल, ए इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू ए नॉट, इज इक्वल टू ए नॉट टी टू द पावर m e टू द पावर m, ये लिख देंगे। ए नॉट इज व्हाट? 10 टू द पावर 3, टी इज 300 की पावर m 3 e टू द पावर 3, e टू द पावर 3, m इज 3 बेसिकली, टेंपरेचर 300, तो 3 3 9 3 27, अगर इसको लिखें तो दैट इज 27 into 10 टू द पावर कितना आ जाएगा बताओ? ये देखो 2 2 3 6 6 और 3 9, 10 टू द पावर 9 into e टू द पावर 3, 27 into 10 टू द पावर 9 into e टू द पावर 3, 27 into 10 टू द पावर 9 into e टू द पावर 3, 10 टू द पावर 10 9 मतलब 9 9, 10 टू द पावर 9 3 3 9 कितना होगा? 3 टू द 6 और 3 9, 27 e टू द पावर 3 10 टू द पावर 9, यस आसिफ, एंड द वैल्यू इज 8.31 किलो जूल पर। एब्सोल्युटली करेक्ट। गार्डनर कितने लोगों, आरडीएस खत्म हुआ, गार्डनर खत्म हुआ, मतलब टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के खत्म हो गया है, टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट के खत्म हो गया, आरएनएस गार्डनर दोनों खत्म हो गए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर रेट लॉ एक्सप्रेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन की मैकेनिज्म दी हो तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करें? मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो वी आर मूविंग एट, ये कुछ 2 से सवाल है, होमवर्क कर लेना, पिछली क्लास के क्वेश्चन है ये, बीमैक्स टीमैक्स वाले, होमवर्क कर लेना, पिछली क्लास के क्वेश्चन है बीमैक्स टीमैक्स वाले, प्लीज डू इट, होमवर्क कर लेना, दैट इज ln k1 k2 होगा ये, होमवर्क कर लेना। इज इक्वल टू 4, ये भी होमवर्क कर लेना, दूसरा वाला भी। आइए अब हम चल रहे हैं यहाँ मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पढ़ा होगा आपने, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस वही आने जा रहे हैं। हां, रेट कांस्टेंट टेंपरेचर रिलेशन बताया, और इसने क्या बताया आरएच में, और आरएच क्या है? टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, तेरे से यही चल रहा है क्या? ये सब टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट यही चल रहा है। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, दो तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। पढ़िए आपने कौन कौन सी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी होती है जनाब कॉम्प्लेक्स। गुड। एलिमेंट्री रिएक्शंस तो आपको पता है एक ही स्टेप में होती है, इसीलिए उनकी मैकेनिज्म लिखने में तो हमको कोई तकलीफ नहीं, एक ही स्टेप में हो जाएगी, आसानी से हम उनकी मैकेनिज्म और सब कुछ लिख सकते हैं, है ना? सब कुछ कैसे? मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन आपको दी हुई रहेगी, a + a gives a + b gives प्रोडक्ट, ऐसे दिया रहेगा आपको, और इनका रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो इनका रेट तो आसानी से लिखा जा सकता है, एक ही स्टेप होगा, वही स्टेप आरडीएस होगा, तो k इनटू जो भी उसमें आ रहे हैं वो सबके सब आ जाएंगे, दैट इज दिस इज एक्सप्रेशन और ऑर्डर 2 हो जाएगा। एलिमेंट्री इज वेरी इजी, खेलो। असली पढ़नी हमको मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म और उनके रेट एक्सप्रेशन। याद रखना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की मैकेनिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से मेरा मतलब क्या है? मोर देन वन स्टेप होती है, आपको एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है वो रिएक्शन से, और एक से ज्यादा स्टेप्स में जब कोई रिएक्शन हो रही है तो उन स्टेप्स के इंडिविजुअल अलग-अलग रेट कांस्टेंट होंगे, उनकी अलग-अलग स्पीड होगी, अलग-अलग रेट होगी, तो उस अलग-अलग रेट के बेस पे मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को फर्दर मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला वो जिनमें उनके स्टेप्स की रेट कंपैरेबल हो, और दूसरी जिनमें स्टेप्स की रेट नॉन कंपैरेबल हो, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैविंग नॉन कंपैरेबल रेट्स ऑफ स्टेप्स। जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनकी नॉन कंपैरेबल रेट हो, नॉन कंपैरेबल मतलब एक स्टेप बहुत फास्ट हो, दूसरा बहुत स्लो, नॉन कंपैरेबल, कंपैरिजन नहीं है, जैसे एक 10 दूसरा 10,000, तो इनमें कोई तुलना नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम टाइप में नॉन कंपैरेबल रेट्स हैं। और दूसरी होंगी हैविंग कंपैरेबल रेट्स ऑफ स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म की कंपैरेबल रेट्स हो, वो दूसरी वाली कैटेगरी में। नॉन कंपैरेबल वालों को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली यूजिंग आरडीएस, या तो आरडीएस के थ्रू या और यूजिंग प्री इक्विलिब्रिया कंडीशन। इनको हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, या तो यूजिंग आरडीएस या यूजिंग प्री इक्विलिब्रिया कंडीशन। और जिनमें कंपैरेबल रेट की स्टेप्स हैं, या जिनकी स्टेप्स कंपैरेबल रेट वाली है, जिनके रेट कांस्टेंट कंपैरिजन किए जा सकते हैं लगभग सेम रेंज में, मतलब 10 12 या 3 5 या 1000 1100 कंपैरेबल है, उन केसेस में आपको लगाना पड़ेगा एसएसए या स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आइए इनको तो पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, सीधी मैकेनिज्म में डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशन आर सीधा लिख सकते हो, टॉपिक से सब कुछ डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इनका रेट एक्सप्रेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड आरएलई एंड रेट एक्सप्रेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, उनके रेट एक्सप्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाएंगे वही इंटरेस्टिंग है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है उनकी मैकेनिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पहली वो जिनमें कंपैरेबल नॉन कंपैरेबल रेट्स है, और दूसरी वो जिनमें कंपैरेबल रेट्स है। कंपैरेबल रेट्स वालों को सॉल्व किया जाएगा अप्लाइंग स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, और नॉन कंपैरेबल रेट वालों को सॉल्व करेंगे या तो आरडीएस के थ्रू या प्री इक्विलिब्रिया कंडीशन के थ्रू, आइदर यूजिंग आरडीएस और यूजिंग प्री इक्विलिब्रिया कंडीशंस। ये चार तरह की आपको मोटा-मोटा पढ़ दी है। पहली तरह की वो होंगी जिनमें एक स्टेप स्लो होगा, दूसरा फास्ट होगा। कौन सा फास्ट होगा? कई में पहला स्लो होता है, दूसरा फास्ट होता है, कईयों में दूसरा स्लो होगा, पहला वाला फास्ट होगा, कईयों में पहला वाला स्लो होगा, दूसरा वाला फास्ट होगा। बट उस फास्ट वाले का जो रेट, एक मिनट के यूनिवर्सिटी में समय के यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ओके समय के यूनिवर्सिटी, हां, कईयों में क्या होगा?
दूसरा वाला फास्ट होगा, कई में रिवर्सिबल स्टेप्स होंगे, कई में रिवर्सिबल स्टेप नॉर्मली फास्ट होगा, कई में रिवर्सिबल स्टेप जो है वो स्लो होगा। तो ये तीन तरह की मैकेनिज्म बनती है नॉन कंपैरेबल रेट्स। और कंपैरेबल रेट्स में तो कितनी तरह की बन सकती है, 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप कितनी तरह की बन सकती है, मैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस लगा के उसको सॉल्व करेंगे। आइए वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ा रहा हूं मैं रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैविंग नॉन कंपैरेबल रेट्स ऑफ स्टेप। पहला पढ़ रहे हैं अपन, पहला पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, केस 1 फर्स्ट पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैविंग नॉन कंपैरेबल रेट्स। ठीक है, तो इसमें पहली पढ़ रहे हैं कि ए से कोई इंटरमीडिएट बन रहा है और इंटरमीडिएट से ये वाला लेते हैं प्लस बी, गिविंग इंटरमीडिएट, उसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ ए प्लस बी। K1 से कोई इंटरमीडिएट बना हुआ है आपका और इंटरमीडिएट जो है वो K2 से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और दिया हुआ है आपको गिवन कि पहला स्टेप स्लो है। मजा ही आ गया, ये आपका इंटरमीडिएट दिया हुआ है और कह रहा है कि ये वाला स्टेप स्लो है। अगर परीक्षा में खुद से ही कह दिया कि एक स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है, इसका मतलब आपको उसने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दे दिया। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेप है जो आरडीएस होता है, कौन सा स्टेप है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बताओ कौन सा स्टेप, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़े, कौन सा स्टेप है जो डिटरमाइन होता है। ऑलवेज जो स्लोएस्ट स्टेप होता है मैकेनिज्म में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अगर उसने एक को स्लो और एक को फास्ट लिख दिया मतलब वो खुद ही कह रहा है कि नॉन कंपैरेबल रेट्स हैं और नॉन कंपैरेबल रेट्स में हम हमेशा स्लो स्टेप पे टूट के पड़ते हैं। ये हमारा स्लो स्टेप हो गया, मींस दैट स्टेप इज बेसिकली आरडीएस। तो रेट इज डिटरमाइंड बाय आरडीएस। सिंपल लाइन में रेट इज डिटरमाइंड, यहां कोई ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। रेट इज डिटरमाइंड बाय आरडीएस। आरडीएस से रेट निकालेंगे, एक लाइन में निकल जाएगी रेट। रेट बराबर आ जाएगा, आरडीएस पहला है, रेट बराबर K1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सिंपल, दैट्स प्रीटी सिंपल आ जाएगा। और A और B दोनों ही रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के टर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए यही रेट टू एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इनका रेट टू एक्सप्रेशन लिखने में तो हमको कोई तकलीफ नहीं हुई, आसानी से लिख दिया, एक लाइन में लिख दिया, चिल होकर लिख दिया रेट एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसका दूसरा केस लेते हैं। अगर दोनों में एक स्टेप जो है बेसिकली वो रिवर्सिबल हो जाए तो क्या। अगर दोनों में एक स्टेप, सेकंड केस ले रहा है, इसका दूसरा केस ले रहा है, नॉन कंपैरेबल वालों में ही दूसरा केस ले रहा है, नॉन कंपैरेबल वालों में ही दूसरा केस ले रहा है। बस दूसरे केस में क्या कंसीडर करके चल रहा है कि एक स्टेप जो है वो आपका रिवर्सिबल स्टेप हो गया, रिवर्सिबल स्टेप कंसीडर कर लिया। मान लो फर्स्ट स्टेप जो है आपका दैट इज रिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल स्टेप है। रिवर्सिबल की काइनेटिक्स में पढ़ा चुका हूं बहुत आसानी से। मान लो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 है और बैकवर्ड का K-1 है, मतलब ऐसा करके पता नहीं लेके भी लिख सकते हो उसको, अरे वो है। और इस बार उसने कह दिया कि पहला स्टेप फास्ट है, दिस इज फास्ट है, ओ माय गॉडनेस, ये स्टेप फास्ट उल्टा हो गया इस बार, ये स्टेप फास्ट है और मान लो ये स्टेप स्लो है। तो क्या करें, इसका 100% मतलब हो गया कि अगर ये स्लो है तो जनाब ये स्टेप आरडीएस होगा और रेट आरडीएस से गवर्न करेंगे, बिकॉज़ उसने खुद ही दे दिया कि स्लो स्टेप ये है, तो मतलब रेट उसी से गवर्न होगी, आरडीएस रेट एक्सप्रेशन उसी के बेस पे लिखा जाएगा। अगर उसी के बेस पे रेट एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो अब मैं रेट एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, मैं रेट एक्सप्रेशन लिखूंगा जनाब रेट बराबर दैट इज dp by dt, यहां से रेट हो जाएगी एज इक्वल टू K2 into I स्टार। अब लफड़ा है, ये तो रेट एक्सप्रेशन हो नहीं सकता बिकॉज़ I स्टार तो मेरा रिएक्टेंट है नहीं और रेट एक्सप्रेशन तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ही टर्म में लिखा जा सकता है। तो अब ऐसे केस में क्या करें, अगर रिवर्सिबल स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप है और अगर नॉन कंपैरेबल रेट है तो यहां आप अप्लाई करोगे प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऐसे केसेस में इसकी कंसंट्रेशन कहां से लाए, इसकी कंसंट्रेशन कहां से लाए, इसके लिए आप अप्लाई करोगे, अप्लाई प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो, प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन आप अप्लाई करने के लिए जा। और प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको पता है अगर वो स्टेप रिवर्सिबल है, फास्ट है तो उसमें इक्विलिब्रियम आ गया होगा, और अगर उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिख सकते हो, K इक्विलिब्रियम बराबर कर सकते हैं, K इक्विलिब्रियम दैट इज इक्वल्स टू K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। K फॉरवर्ड इज ये, K बैकवर्ड इज ये, इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज I स्टार पता ही है अपन को बहुत अच्छी इक्विलिब्रियम कंडीशन, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। यहां से कंपैरिजन करके I स्टार की जो कंसंट्रेशन है वो K1 और AB की टर्म में लिख देंगे और वो कितनी आ जाएगी, रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा ROR रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K2 इनटू I स्टार कितना आ जाएगा, K1 इनटू A इनटू B डिवाइड बाय K माइनस, दैट्स इट, सॉल्व हो गया है। और अच्छे से लिख देंगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू K1 K2 A B अपॉन K इनवर्स। इंटरेस्टिंग बात ये अगर मैं इस रिएक्शन को और सिंपलीफाइड करके लिखूं तो K1 इनटू K2 डिवाइड बाय K इनवर्स, K1 इनटू K2 डिवाइड बाय K इनवर्स आपका नेट K हो गया K इनटू A इनटू B। वो परीक्षा में आपसे K भी पूछ सकता है, बताओ रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा। ऐसी रिएक्शंस का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। पहला ओवरऑल रेट कांस्टेंट, आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाए, आपकी रिएक्शन बन गई है, रेट बराबर एक्सप्रेशन बन गया है, K इनटू A इनटू B बन गया है। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Where K is what that is equals to K1 into K2 divided by K of minus 1। this is overall rate constant, यही है overall rate constant या net rate constant या effective rate constant, कुछ भी कह सकते। overall rate constant यही है। अब वो आपसे इन स्टेप्स की एक्टिवेशन एनर्जीज का रिलेशन भी पूछ सकता है। वो दे देगा कि K1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जीज E1, K2 के करस्पॉन्डिंग E2, K- के करस्पॉन्डिंग E3 whatever या E-1 कुछ भी दे देगा। तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल क्या होगी। आप इसमें K बराबर RNS लगा के A into e to the power minus करके लगा के और एक्टिवेशन एनर्जीज भी निकाल सकते हो। मान लीजिए वो कहते हैं कि K1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है, K1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है E1, ठीक है, K-1 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है E-1 और K2 के करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी है E2, जो भी वैल्यूज होते हैं, ठीक है। E2 या E' कह दीजिए, इसको E' कह दीजिए, इसको बराबर E-1 कह दीजिए, E' कह दीजिए। E बैकवर्ड होती है, इसको E' कर देंगे, E-1 लिख दो, कोई फर्क नहीं। उसको नेगेटिव मत लेना, दिखाने के लिए बैकवर्ड के लिखा। तो आप यहां से ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, ओवरऑल कांस्टेंट निकालना आपको आगे इस तरह से निकालेंगे। हाउ टू फाइंड आउट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकलेगी उस रिएक्शन की, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो K बराबर A e to the power minus A by RT, दैट्स इक्वल टू बराबर सामने क्या हो जाएगा, K1 बराबर A e to the power minus E1 by RT, उसकी E1 होगी इनटू A e to the power minus E2 डिवाइड बाय RT, सॉरी K2 E2 लिया ना, E2 डिवाइड बाय RT गाना K2 लिया और डिवाइड बाय A e to the power minus E minus डिवाइड बाय RT। ये माइनस को नेगेटिव में बताने के लिए माइनस E डैश कह दो, कुछ भी कह दो, बराबर कह दो। ये एक कट गया, ये एक कट गया, ये एक कट गया, ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी, दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेंगे। e to the power minus A by RT दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, e to the power minus A by RT
दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, क्या लिख लेंगे इसको बताओ, e टू दी पावर, ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस माइनस और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन RT, ये चीज प्लस हो गई मेरे ख्याल से, या माइनस 1 अपॉन RT कॉमन, e टू उधर माइनस कंपेयर करेंगे, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन RT, माइनस 1 अपॉन RT कॉमन ले लेंगे, यहां से बच जाएगा E1, वहां से बच जाएगा प्लस का E2 और ऊपर चला जाएगा माइनस का E माइनस। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, और अगर दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा दैट्स इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E माइनस। This is it. This is how you will compare the activation energies, and you will get the overall activation energy and the overall rate constant. Overall activation energy and the overall rate constant. I hope you get it. मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और परीक्षा में हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग इसको E2 लिख दे, जो भी लिख दे वो आप देख लेना वहां पे क्या लिखे, ठीक है, वो मैंने उसको E माइनस लिख दिया, कुछ भी लिख देगा। समझ में आया आपको? अगर नॉन कंपेरेबल रेट, याद रखना नॉन कंपेरेबल रेट तो खुद कह रहा है कि ये स्लो है वो फास्ट है, फास्ट है तो उसमें फटाक से इक्विलिब्रियम आ गया, आप प्री इक्विलिब्रियम तो प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अगर रिवर्सिबल स्टेप फास्ट है और दूसरा वाला स्लो है तो हम उसमें प्री इक्विलिब्रियम, नॉन कंपेरेबल के लिए प्री इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकते हैं, प्री इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अरे बोलो तो सही भाई, मैं तो थोड़ा कूटूं इनको, मतलब बोलो तो सही भाई। अरे यार आया, चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है कंपैरेबल रेट्स, ठीक है, कंपैरेबल रेट्स का हर किसी बात करें कंपैरेबल कर लेते हैं, उसी का दरअसल एक स्पेशल केस होगा फर्दर केस। अब मैं बताना चाह रहा हूं कंपैरेबल रेट, अगर कंपैरेबल रेट हो तो क्या हो, अब लफड़ा है, अगर कंपैरेबल रेट्स हो तो लफड़ा हो जाएगा, आप कंपैरेबल रेट्स वालों में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरेबल रेट कांस्टेंट वालों में आप नहीं कर सकते, अब लफड़ा हो जाएगा, कंपैरेबल रेट्स में लफड़ा किसलिए हो जाएगा, यहां फास्ट स्लो नहीं लिखा होगा, और अगर यहां फास्ट स्लो नहीं होगा तो आप आरडीएस नहीं पता कर सकते, यू कैन नॉट पता आरडीएस, आप आरडीएस पता नहीं कर सकते हैं कि आरडीएस कैसे निकलेगा, यहां अप्लाइंग आरडीएस डायरेक्टली नहीं हो सकता। ऐसे केस में आपको ये तो ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि बताइए, आपसे कोई कहे, समझिए मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी बात, ये तो ठीक है, रेट कैसे लिखी जाएगी, ऑफ कोर्स रेट तो प्रोडक्ट के एस्पेक्ट में लिखेंगे डीपी बाय डीटी, तो डीपी बाय डीटी अगर हम रेट लिखें दैट इज K2 into I स्टार। अब हम I स्टार को कैसे लगाएं, बिकॉज़ हम इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं लगा सकते, वो इसलिए क्योंकि दोनों कंपैरेबल रेट्स हैं, तो इक्विलिब्रियम तब लगाते पहली फास्ट और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया हो, वो तो हुआ नहीं होगा। अरे ये सब कौन सी दुनिया में K1 T1, अरे कहां चला हुआ पीछे, K1 T1 ही चल रहा है, मैं कहां पहुंच गया, K1 T1 ही पड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि I स्टार कैसे निकालें, हां ये कैसे निकालें, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैंने बताया था जो इंटरमीडिएट होते हैं शॉर्ट लिविंग स्पेसिस बेसिकली, तो क्या होगा, बढ़ेगा टूटेगा बढ़ेगा टूटेगा, तो एक टाइम बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, तो अप्लाई कर सकते हैं एसएसए, मतलब इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, इसको फाइंड आउट किया जा सकता है अप्लाइंग एसएसए, अप्लाइंग एसएसए। जब कंपैरेबल वाले होंगे तो आप एसएसए अप्लाई कर सकते हो, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस अप्लाई कर सकते हो, एसएसए के थ्रू निकाल सकते हो, अप्लाइंग एसएसए ऑन इंटरमीडिएट मतलब ऑन आई स्टार, इस आई स्टार पे आप एसएसए लगा लो, एसएसए क्या होगा, एसएसए क्या कहेंगे, एसएसए का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आई स्टार कांस्टेंट हो जाएगी, दैट मींस डी आई स्टार उसकी जो रेट है अपॉन डीटी है दैट बिकम्स, बनाया मैंने आपको, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए अपॉन डीटी 0 हो जाएगा, ये वाली चीज अप्लाई करके हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले तो डी आई स्टार बाय डीटी लिखना पड़ेगा, आओ डी आई स्टार बाय डीटी लिखना सीखिए, डी आई स्टार बाय डीटी ये होगा दैट इज इक्वल टू इसकी टर्म में लिखोगे, इसकी टर्म में लिखोगे तो दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आई स्टार हो गया, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई स्टार हो गया, अगर माइनस लिख दो यहां पे तो ये 0 तो माइनस वाला 0 होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो गया, दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई स्टार हो गया, आई स्टार की डिसअपीयरेंस की रेट हो गई, और वो कैसे लिखेंगे बताओ, आई स्टार की डिसअपीयरेंस की रेट बताओ, तो अपीयरेंस की डिसअपीयरेंस है, इधर से ये बन रहा है तो या तो आप अपीयरेंस की रेट लिखो तो बनने वाले लिख लो, या डिसअपीयरेंस तो टूट वाले, कैसे लिख सकते हो दोनों टर्म से, मैं पहले अपीयरेंस समझाता हूं फिर डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई स्टार, वेरी गुड यार, आई स्टार का अपीयरेंस बताओ, आई स्टार कहां कहां बन रहा है, आई स्टार K1 के थ्रू बन रहा है, K1 के थ्रू बन रहा है, और K-1 के थ्रू टूट रहा है, और K2 के थ्रू भी टूट रहा है, अगर आई स्टार के बारे में कहें तो हम ये कह सकते हैं आई स्टार K1 के थ्रू बन रहा है, आई स्टार K-1 के थ्रू टूट रहा है, और आई स्टार K2 के थ्रू भी, ये डायग्राम बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, तो ये मैंने कैसे दिया है, तो K1 के थ्रू बन रहा है तो K1 into A into B, ये तो हो गया इसकी फॉर्मेशन की, K-1 के थ्रू टूट रहा है तो K-1 into I स्टार, यहां आएगा I स्टार, K-1 into I स्टार जनाब उसकी कंसंट्रेशन, K2 के थ्रू टूट रहा है तो -K2 into I स्टार आ जाएगा, वेरी गुड, ये आ गया ये, और ये कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये सारा का सारा होना चाहिए 0, 0 कर दीजिए इसको, आपको I स्टार मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी आई स्टार by dt comes out to be 0, और अगर ये 0 हो गया जनाब तो ये 0 करोगे तो ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो K1 into A into B बराबर उधर जाएगा तो K2 K-1 प्लस K2 into I स्टार हो जाएगा, यहां से आप I स्टार रख सकते हो इस एक्सप्रेशन में, तो बताओ रेट बराबर क्या हो जाएगी, रेट बराबर क्या हो जाएगी बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख देंगे, K2 into I स्टार की जगह K1 into A into B डिवाइड बाय K-1 प्लस K2, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही, क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही, चाहे अपीयरेंस लिख दो डिसअपीयरेंस कैसे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपीयरेंस लिख दो डिसअपीयरेंस, अब किससे रहा है जनाब, ये A प्लस B से बन रहा है, A प्लस B से बना तो K1 into A प्लस K1 into A into B से बन रहा है, और K-1 into I स्टार और K2 into I स्टार से टूट रहा, K2 into I स्टार से टूट रहा, K2 into I स्टार से टूट रहा है, ठीक है, तो बताओ K इफेक्टिव क्या होगा, ये तो आप निकाल लोगे, तो रेट बराबर K इफेक्टिव, अगर मैं इसको K into A into B बोलूं इस तरह से लिखूं तो बताओ जहां पे K बराबर ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, K1 K2 डिवाइड बाय K-1 प्लस K2 प्लस K2, आइए जरा समझते हैं कि प्री इक्विलिब्रियम
प्रीक्लिबिया एक स्पेशल कंडीशन हो गई एसएसए की। देखो इसी से प्रीक्लिबिया भी, प्रीक्लिबिया इसी से डिराइव कर दूंगा। देखो प्रीक्लिबिया इसी से डिराइव कर दूंगा इसका, ठीक है, प्रीक्लिबिया इसी से डिराइव कर। आओ जरा समझने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटाते हैं, इसको हमने एसएसए अप्लाई करके ये लिया है, ठीक है, हम एसएसए अप्लाई करके ये लिया है। मान लीजिए मैं यहां पर प्रीक्लिबिया की कंडीशन ले आऊं, तो देखो वो इसी एक्सप्रेशन से, इसी एक्सप्रेशन, अरे यार मिटाने के वापस क्यों आता है, इसी एक्सप्रेशन से वापस आ जाए। कैसे आ जाएगी, आओ मैं समझाऊं, ठीक है। तो हमने पढ़ा प्रीक्लिबिया इज ए स्पेशल केस, स्पेशल केस ऑफ एसएसए। वो एसएसए का एक स्पेशल केस की है, ठीक है। कैसे स्पेशल केस है, प्रीक्लिबिया हम तब लगाते हैं जब हमने कहा कि ये फास्ट होगा और हमने कहा कि ये स्लो होगा, नॉन कंपेरेबल होगा। अगर ये फास्ट हुआ, अगर पहले वाला फास्ट हुआ तो इसका मतलब k-1 जो है आपका, इन दोनों से कंफ्यूजन नहीं करेगा, k-1 जो है वो k2 से बहुत बड़ा होगा। अगर वो फास्ट हुआ तो k-1 k2 से बहुत बड़ा होगा, और अगर k-1 k2 से बहुत बड़ा हुआ तो k-1 प्लस k2 को हम लमसम k-1 ही लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये चीज अगर हम इसमें लिख देंगे तो बताओ रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को उठाओ, दैट इज k1 k2 a into b डिवाइड बाई k-1 प्लस k2 ये आया। और अगर हम इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको फास्ट मान के चल रहे हैं तो ये वाली चीज की जगह ये रख सकते हैं। अगर ऐसा रखेंगे तो ये वाला k1 प्लस k2 k-1 ही बन जाएगा, और जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन वही होगा जो प्री इक्विलिब्रियम में आया था। देख लीजिए यही आया था प्री इक्विलिब्रियम में। एसएसए वाला एक्सप्रेशन, दिस इज एसएसए वाला एक्सप्रेशन, दिस बिकम्स प्री इक्विलिब्रियम वाला एक्सप्रेशन। जैसे ही नॉन कंपेरेबल रेट्स की बात आई, आई थिंक इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा। राइट, जैसे ही मैंने इसको फास्ट नहीं बनाया, एसएसए लगाया, एसएसए लगा के रिजल्ट वही आएगा, वही आएगा। इसका मतलब प्री इक्विलिब्रियम लगाने की जरूरत ही नहीं है अपन को, नो नीड टू अप्लाई एसएसए, क्योंकि रिजल्ट विल बी द सेम। आई थिंक इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया। बस आज की क्लास के बाद एक और क्लास बची है मेरी, बाकी कैटालिसिस वगैरह है वो आपको दीपक से पढ़ाएंगे। कैटालिसिस में वो जो काइनेटिक्स का यूज होता है, कैटालिसिस टॉपिक है मतलब चैप्टर, वो पढ़ा देंगे। कैटालिसिस और सॉल्यूशन काइनेटिक्स, काइनेटिक्स कल खत्म हो जाएगा, एक क्लास में बताओ, एक और क्लास में खत्म हो जाएगा, एक और क्लास थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, एक और क्लास। अब एक चौथा तीसरा केस था, दरअसल नॉन कंपेरेबल का तीसरा केस, और चौथा केस है वो डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये वाला केस है कि अगर प्रीक्लिबिया वाला स्लो और ये वाला फास्ट हो जाए तो क्या होगा, ये वाला स्लो ये वाला फास्ट हो जाए तो क्या। ठीक है, चौथा केस नॉन कंपेरेबल नहीं आ रहा है, नॉन कंपेरेबल रेट्स में नहीं आ रहे, चौथा केस ले रहे हैं इसका, मतलब नॉन कंपेरेबल का तीसरा केस, नॉन कंपेरेबल का तीसरा केस, ठीक है, नॉन कंपेरेबल का तीसरा केस ले रहे हैं। उसके लिए ऐसे समझना जरूरी था, इसलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करूं। इसमें उल्टा हो जाए तो क्या हो, नॉन का अगर ये चीज स्लो हो जाए वाओ, और ये चीज फास्ट हो जाए तो क्या। चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, चाहो तो आप ये सारा रायता अप्लाई करके भी लिख सकते हो, सारा रायता अप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है। यार इसमें क्यों लिखे, इसको कॉपी करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, इसमें ऐसे लगाया हुआ उसको कॉपी करते हैं, इसमें ऐसे लगाया हुआ है उसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करके ले सकते हैं यहाँ, उसमें कम लिखना पड़ेगा। थर्ड केस लिखा है नॉन कंपेरेबल, कंपेरेबल की जगह नॉन कंपेरेबल, नॉन कंपेरेबल रेट्स वाली बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ही बात कर रहे हैं, कर लीजिएगा। ये वाली कहानी है, और कहानी कुछ इस तरह से कही गई है, अप्लाई करके ऐसे से हम ले आएंगे। ये कुछ ऐसे कहा गया है कि ये स्लो हो जाए और ये फास्ट हो जाए तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं ये क्या। अगर ऐसा हो जाए ये स्लो हो जाए और ये फास्ट हो जाए, इसका मतलब K2 बहुत बड़ा हो गया। इस कहानी से हमने क्या कर सबसेक्शन में लिखा था, K2 बहुत बड़ा हो गया विद रिस्पेक्ट टू K-1, इसमें कोई दो राय वाली बात। K2 इज वेरी ग्रेटर देन K-1, K2 इज वेरी ग्रेटर देन K-1, K2 is very greater than K-1, कोई डाउट नहीं। K2 फास्ट है, K2 ज्यादा होगा, K-1 समझ आता है, K2 ज्यादा होगा। अगर K2 ज्यादा हो गया तो इस वाली चीज को, ये एसएसए जो एक्सप्रेशन है इसमें रख देंगे। बताओ क्या है हमारे पास एसएसए एक्सप्रेशन, हमारे पास एसएसए एक्सप्रेशन ये आया है। अगर इसमें ये रख दें तो K2 प्लस K-1 दैट्स बिकम सीधा K2 बन जाएगा। अगर सीधा K2 बन जाए तो यहाँ रख देंगे रेट बराबर आ जाएगा हमारे पास सीधा दैट्स K2 into K1 A into B, वाओ, डिवाइड बाय K2, K2 प्लस K-1 बिकम्स K2, और K2 कट जाएगा, दैट्स सिंपली K1 into A into B, A into B। और चाहो तो ऐसे कर लेते या सीधा भी था, अगर पहला ही है, अगर फर्स्ट ही स्टेप स्लो है, इसका मतलब दिस इज द आरडीएस, अप्लाई आरडीएस है ना, बाय आरडीएस से भी निकाल सकते हैं अपन। अगर पहला ही स्टेप आरडीएस है तो रेट बराबर पहले स्टेप से ही आ गई, दैट इज माइनस डी आई बाई डी टी, सॉरी डी ए बाई डी टी लिख लेंगे इसको, है ना, डी बाई डी टी डी बाई रेट बराबर हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 बने आपके, तो दैट्स इज इक्वल्स टू K1 into A into B। ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं अगर हम इसको सिंपली K1 से मान लें, ठीक है। ठीक है, दिस इज द मोर बेटर मेथड, क्योंकि इससे अपन को ज्यादा लॉजिकली निकल गया। तो लास्ट वाला जो केस था, चौथा केस, इस वाले में अपने कैसे निकाला, सीधा रेट बराबर आ गई। इसमें अगर ये वाला स्लो हो जाए तो K1 into A into B। इसको आप चाहो ना तो कॉन्सेप्चुअली भी समझ सकते हो, जो मैंने एक बार समझाया था, याद करो। अगर ये स्टेप स्लो है और ये फास्ट हो गया तो आई स्टार जो है वो नेगलेक्ट हो गया, आई स्टार को मतलब का ही नहीं रहेगा बीच में, सीधा A प्लस B से रिएक्शन हो गई। याद करो, अगर सेकंड स्टेप बहुत फास्ट हो जाए, इफ K2 इज वेरी हाई, अगर K2 बहुत बड़ा हो जाए ना K-1 से, पढ़ाया मैंने, याद करो, तो सीधा ये रिएक्शन, ये कोई मतलब का ही नहीं रहेगा, ये आई स्टार को आप पता कर याद करो, और सीधी रिएक्शन क्या बन जाएगी, A प्लस B से प्रोडक्ट हो गई, तो रेट बराबर सीधा ही आ गया K2 into प्रोडक्ट, रेट बराबर सॉरी K1 into प्रोडक्ट, K1 into प्रोडक्ट, सॉरी K1 into रेट बराबर सीधा K1 into A into B, डायरेक्ट। याद करो ये किस प्रकार में, तो सेकंड वाला स्टेप ऐसे पढ़ी ना, A gives B gives C, अगर ये बहुत बड़ा हो जाए इससे, ये वाला बहुत बड़ा, ये K2 से बड़ा हो जाए, इसका मतलब नहीं है A2 C होगी सीधी, A2 C होगी सीधी। गॉट इट? तो ये सब की मैकेनिज्म मैंने सारे केस पढ़ा दिए आपको, मेरे ख्याल से सारे केस समझ में आ गए। एवरी केस नॉन कंपेरेबल है तो क्या लगाना है जनाब, आरडीएस, या प्रीक्लिबिया कंपेरेबल है तो एसएस, नॉन कंपेरेबल है
तो आरडीएस से इक्विलिब्रियम कंपैरेबल है तो एस, कंपैरेबल है तो एस। एग्जांपल, कुछ ऐसे के एग्जांपल पढ़ा रहा हूं मैं, जब तक वो देना तब तक आपको कंपैरेबल ही मानना है। एग्जांपल है, आपको रेट एक्सप्रेशंस लिखने हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हुए हैं सीधे और अप्लाई एसएस, एसएस से अप्लाई करके आपको रेट एक्सप्रेशंस लिखा, पता क्या होगा। अब मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट सिखाता हूं। अगर जब भी आप एसएस से लगा के रेट अप्लाई करोगे तो ऐसे समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई जो है वो a प्लस बी से बन रहा है ना, और उल्टा ही जा रहा है। इसका मतलब आई जो है वो a प्लस बी में जा रहा है, k1 के थ्रू बन रहा है, k माइनस 1 के थ्रू जा रहा है, टूट रहा है, और k2 के थ्रू टूट रहा है। तो सिंपली क्या लिखेंगे डायरेक्टली, रेट बराबर k2 into i हो जाएगा, k2 into i, और i की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, k2 into i की कैसे लिखेंगे, यहां से बनने वाला, यहां से बनने वाली रेट क्या हो जाएगी, बनने वाली रेट क्या हो जाएगी बताओ, k1 into a into b डिवाइड बाय टूटने वाली तो भी, और पैरेलल रेट्स होगी, पैरेलल दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो k इनवर्स प्लस k, सीधा ऐसे अप्लाई करना, यही है ऐसे से अप्लाई करना, यही है। आ जाने कोई बात नहीं, इसी पूरे बैकग्राउंड साउंड है, माथा मत खा मेरा यार, मतलब मुझे बैकग्राउंड साउंड आता है, डायरेक्ट पढ़ने तो साउंड नंबर देखो, गाड़ी प्लेन दूंगा, ग्राउंड साउंड आता है, आएगा ग्राउंड साउंड आता है, आएगा साउंड। आज पढ़ने तो नहीं आया, नॉनसेंस जैसे बातें करके देखोगे ना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। गोबर कला नहीं का दूसरा सवाल, पता नहीं ऑनलाइन में पैसे खरीद लेते हैं, अरे खरीद लेते हैं क्या, करिए इसका रेट एक्सप्रेशन लिखिए, ऐसे से लगता है ना, जब तक स्लोप आता है कंपैरेबल है, रेट प्रोडक्ट के स्पेलिंग पर सीधी सीधी, तो रेट बराबर k2 into a स्टार की कंसेप्ट अप्लाई कर दो, स्टार ऐसे से इस पर ऐसे से लगाओ, ऐसे से बना एक्सप्रेशन क्या है, लगाओ ऐसे बना एक्सप्रेशन, लगाओ ऐसे, लगाओ ऐसे बना एक्सप्रेशन, लगाओ ऐसे बना एक्सप्रेशन। नॉनसेंस सवाल पूछ रहा है क्लास के बीच में, ठीक है शाम मर्दुल, ठीक है लगा ठीक है। तो डी ए स्टार बाई डी टी बराबर 0 बराबर क्या होगा, ए स्टार पहले k1 से बन रहा है, k1 से बन रहा है, तो k1 into a दैट इज आप a स्क्वायर कह सकते हो इसको, k माइनस 1 से टूट रहा है, माइनस ऑफ k माइनस 1 a into a स्टार इससे टूट रहा है, k2 से भी टूट रहा है, माइनस k2 into a स्टार इससे, इसको 0 कर देना, a स्टार आ जाएगा, a स्टार आ जाएगा, दैट a स्टार की कंसंट्रेशन इज हाउ मच, is k1 into a is a square divided by k inverse into a plus k2, सिंपली आ जाएगा। तो रेट एक्सप्रेशन आप सीधा सीधा लिख देंगे, बहुत ही फर्जी है, रेट बराबर k2 into k1 into a square, आइए जगह a की स्टार लिख देंगे, k minus 1 into a plus k2, दैट्स इट। अब देखो ये तो आपने ऐसे बनाया, चाहो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, कैसे, a स्टार के बारे में देखो, a plus a से बन रहा है, a से बन रहा होगा, और a स्टार plus a जो है ना, a स्टार जो दो तरह से टूट रहा है, ठीक है, कैसे टूट रहा है, एक तो k2 से सिंपली टूट रहा है, और k1 से प्लस a करके k1 से टूट रहा है, k इनवर्स से टूट रहा है, प्लस a करके k इनवर्स से टूट रहा है, तो सिंपली क्या लिखेंगे, बन रहा है, ये k1 से बन रहा है, देखो सीधा सीधा a की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, जो जिससे बन रहा है, बन किससे रहा है, k1 into a दैट इज k1 into a स्क्वायर डिवाइडेड टू किससे रहा है, k इनवर्स प्लस a और है, यहाँ पे a और है, तो k इनवर्स a प्लस किससे टूट रहा है, k2 से टूट, सीधा सीधा यही आया था, आपने सॉल्व कर दिया, यही आया था सॉल्व, ठीक है। तीसरा और है ये, लिखिए आई पे लगा देंगे सीधा सीधा, आई पे लगा देंगे सीधा सीधा, राइट, तो रेट बराबर सीधा सीधा लिख देंगे k2 into c into i, ठीक है, c तो क्या रिएक्टेंट है, i इंटरमीडिएट है, तो i पर अप्लाई कर देंगे ऐसे से, i पर ऐसे, i जो है वो इंटरमीडिएट हो गया, i पर ऐसे से अप्लाई कर देंगे, एबीसी तो एक तो किसी का डिवीजन प्लस b प्लस c का प्रोडक्ट, तो hc को रिएक्टेंट i पर कर देंगे, i पर अप्लाई करके क्या आएगा जरा बताओ, क्या आएगा जरा बताओ, i पर अप्लाई करो क्या आएगा, i पर अप्लाई करो क्या आएगा, i पर अप्लाई करो क्या आएगा, आप अप्लाई कर लेना, मैं सीधा बता देता हूं, a प्लस b से तो बन रहा है i k इनवर्स से टूट रहा है, k1 से बन रहा है, k इनवर्स से टूट रहा है, और k2 से टूट रहा है, साथ में c है, एक तरह से k2 प्लस यहां पर c भी है, c से टूट रहा है, तो k2 into c ही लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा, k2 into c लिख सकते हैं, बस हो गया काम, दैट्स इक्वल्स टू रेट बराबर क्या लिख देंगे बताओ, जिससे बन रहा है, k2 into c को क्या छोड़ दो, i की जगह लिख देंगे, k1 into a into b बन रहा है, डिवाइड बाय जिससे टूट रहा है, जिससे डिसोसिएट हो रहा है ना, डिसअपीयर हो रहा है, दैट इज k इनवर्स प्लस k2 into c, यही आया होगा आपका, यही आया होगा,
ए लिख दिया करो, ए और साथ में है तो के इनवर्स इनटू ए लिख दिया। अरे आप तो निकाल के देख लेना, आपके पास की नहीं है भाई, ये तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए। चलो यहाँ पे ये एसिड बेस कैटलिस्ट का है, कैटलिस्ट का है, एसिड बेस कैटलिस्ट का वैसे पढ़ाया जाएगा आपको कैटलिस्ट में, टॉपिक काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ है तो अगला टॉपिक छोटा सा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, काइनेटिक्स का ही काइनेटिक्स का एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, कैटलिस्ट का एक टॉपिक है ना, तो पढ़ाएंगे सर अगली नंबर मेरी खत्म होते वो पढ़ाएंगे कैटलिस्ट का टॉपिक, उसी का एक पार्ट है, इसमें आपको बताना है ऑब्वियसली एसएच प्लस दिया है वो आपका क्या हो गया, बेसिकली दैट इज योर इंटरमीडिएट, तो उस पर आपको लगाना है एसएच, एसएच लगाना है तो आप कह सकते हैं रेट बराबर एस K2 इनटू एसएच प्लस की कंसंट्रेशन, एसएच प्लस की कंसंट्रेशन, बस इस पर लगा दीजिए आप, अप्लाई एसएच, एसएच लगा अप्लाई कर दो एसएच। देखो सीधा सीधा ये जो एसएच प्लस के बारे में, एस प्लस एच से ये बन रहा है ना, K2 से ये टूट रहा है और ऊपर K इनवर्स इनटू A माइनस के साथ से टूट रहा है, दैट्स इट, डेट एक्सप्रेशन लिखते हैं K2 इनटू जिससे बन रहा है K1 इनटू S इनटू H, K1 इनटू S इनटू HA डिवाइड बाय K माइनस 1 इनटू A माइनस प्लस K2, लिखा आ गया, ऐसे से लगा लो यही आएगा, ऐसे से लगा लो यही आएगा, ऐसे से लगा लो यही आएगा, ऐसे से लगा लो यही आएगा। लास्ट क्लास सब एग्जांपल आज की क्लास का, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, इसके बाद आप असाइनमेंट वगैरह में ये होमवर्क दे देता हूं मैं अगला वाला, ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल करा रहा हूं, ओजोन डिप्लीशन मैकेनिज्म है, उसकी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आपको दी हुई है ओजोन डिप्लीशन की, आपको निकालना है रेट एक्सप्रेशन। पैर में कभी कभी लॉक ही नहीं है ना, दोनों नी ब्रेसेस वो नहीं है, लिगामेंट नहीं है, टूट जाता है, मुड़ जाता है, टिप हड्डी चढ़ जाती है तो खुल जाता है, सर्जरी कराऊंगा जैसे ही ऑर्गेनिक और ओएनसी खत्म होगी सर्जरी बताइए, सीधा सीधा बताओ रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ये रहा, रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बताओ सीधा सीधा, थोड़ा सा इसमें कहानी में ट्विस्ट है, 2O2 है, 2O2 है, अब देखो यहाँ 2O2 से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अपन तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लिखेंगे ROR, दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ DO2 by dt लिखेंगे, तो उसको मतलब नहीं वो बराबर सीधी सीधी K इनटू O3 इनटू OI, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 अलग हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो यही होगी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 अलग हो सकता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 अलग हो सकता है, तो आपको बताइए ये तो रिएक्टेंट है, इस पर ऐसे अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करेंगे तो ये चीज बन जाएगा, K2 इनटू O3 तो है ही, बताओ O किससे बन रहा है, ये रहा O, तो O3 से बन रहा है O K1 के थ्रू, टूट रहा है किसके थ्रू बताओ, टूट रहा है जनाब बताओ, टूट रहा है K इनवर्स इनटू O2 के थ्रू, और टूट रहा है K2 इनटू O3 के थ्रू, ये बस रख दो K1 इनटू O3 इससे बन रहा है डिवाइड बाय K इनवर्स इनटू O2 प्लस K2 इनटू O3, ये आना चाहिए था, अगर ये आया है तो समझ जाओ कि आप सीख गए हैं सीधा सीधा कर, ये आना चाहिए था, ये आया है तो समझ जाओ कि आप सीधा सीधा करना सीख गए, बहुत सारे सवाल पीवाईक्यूज में देखा हूं, सारे होमवर्क देखे जाओ, अगर ये आया है तो समझ जाओ सीधा सीधा आप सीख गए। क्या लिख सकते हो अच्छे से इसको, K1 K2 O3 का स्क्वायर K माइनस 1 O2 K2 O3, नहीं दो आ सकता है अगर वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 पूछे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे इसको 1/2 DO2 ओवर dt, दैट्स इक्वल्स टू 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, अगर ये पूछता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, अगर ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अगर पूछे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के अपीयरेंस रेट पूछे दैट इज 1/2, दैट ये वाली चीज है तो मल्टीप्लाई कर सकते, तो दैट इज 2K1 K2 O3 का स्क्वायर डिवाइड बाय K O2 प्लस K2 O3, अगर अपीयरेंस पूछे तो 2 हो जाए, ये वाला 2 सीधा रेट से मल्टीप्लाई हो जाए, इस कहानी से 2 मल्टीप्लाई हो जाए। Bye bye, good night, take care, सिर्फ एक क्लास बची है काइनेटिक्स की, दैट इज बेसिकली थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट्स, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, 2 थ्योरीज बची हैं आपकी, वो पढ़ानी है आपको, और ट्रांजिस्टर थ्योरी और उसका क्या है मामला, क्या डिटेल है,
that will be the last class, जो अपनी अंतिम क्लास होगी। काइनेटिक्स की, फिर काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन दिन में चल ही रहा है आपका, कोऑर्डिनेशन इस मंथ में खत्म कर दूंगा। तो फिर आफ्टर द नेट एग्जाम जो कि होने वाला है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ऑर्गेनिक की दुनिया में प्रवेश करें। वी विल एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक।